बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज हम देखेंगे क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि है फर्स्ट बुक का और इसका नाम है न्यायपालिका। बच्चों ये पार्ट 3 है, इसमें आपका जो चैप्टर है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बेसिकली आज के इस चैप्टर में आपके दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हम देखेंगे। एक है न्यायपालिका और संसद के बारे में, न्यायपालिका और अधिकार। अधिकार इन द सेंस की न्यायपालिका संसद के बीच में वाद विवाद क्या रहा है, ठीक है, जो कि अधिकार को लेकर है, जिसमें हम केशवानंद भारती मामले में देखेंगे, संपत्ति के अधिकार के बारे में भी देखेंगे और भी जो पॉइंट्स हैं उसको हम कवर अप करेंगे जो कि आपके चैप्टर में छूट गए हैं। ठीक है, तो यानी कि आज जो है वो आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इस आज की इस वीडियो के बारे में वो पता होने चाहिए, जिसमें से पहला पॉइंट ये है न्यायपालिका और अधिकार के बारे में। ये अधिकार किस तरह से हैं, देखिए संविधान के द्वारा क्या कहा गया है कि संविधान के द्वारा अधिकार की रक्षा के लिए वर्णन की गई विधियां, ठीक है, विधि यहाँ पे बताई गई हैं। कौन कौन सी विधियां हैं जो अधिकार की रक्षा करने के लिए वर्णन की गई है भारतीय संविधान में। सबसे पहली कौन सी है, मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ विधियां यहाँ पे बताई गई हैं, जिसमें से सबसे पहली है सर्वोच्च न्यायालय की और फिर है उच्च न्यायालय। जिसमें सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अनुच्छेद 32 के तहत अधिकारों के यानी कि मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर क्या करता है, बहुत सारे रिट जारी करता है, जैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, परमादेश हो गया और भी बहुत सारे होते हैं रिट उसके बारे में। और इसी तरह का जो एक अधिकार है वो उच्च न्यायालय के पास है जो कि अनुच्छेद 226 के तहत है। फिर दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय का अनुच्छेद 13। ये क्या है, कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोकना। यानी कि मान लीजिए कार्यपालिका विधायिका के द्वारा कोई कानून को लागू किया जाना है तो न्यायपालिका को यदि लगता है कि ये गलत है तो क्या करेगी न्यायपालिका, उसे गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू होने से रोक सकती है। तो ये कुछ जो है वो मौलिक अधिकार से संबंधित जो अधिकार हैं किसके, न्यायपालिका के, वो आपको याद रखने हैं। जिसमें आपको अनुच्छेद जो है वो कुछ याद रखने हैं, जिसमें अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 और अनुच्छेद 13। 32 में क्या है, मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर कुछ रिट जारी करती है, और अनुच्छेद 32 जो कि उच्च न्यायालय से संबंधित है। अनुच्छेद 13 किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित करके उसे लागू होने से रोकना। तो ये हो गए इसके मौलिक अधिकारों की रक्षा करने के उपाय। दूसरा है, देखिए ये क्या है, जो न्यायपालिका है उसके अधिकार हैं, जिसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा का सबसे पहला अधिकार है। दूसरा अधिकार है न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार। अब ये अधिकार किस तरह से कार्य करता है, इसका अर्थ क्या है, चलिए उसे पहचानते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन, तो जैसा कि आपको शब्द से पता चल रहा है, पुनरावलोकन अर्थात किसी भी चीज को एक नए तरीके से दोबारा से उसका निर्माण किया जाना। तो इसके अर्थ को आप यहाँ पे समझिए। देखिए इसके अर्थ को आप इस तरह से समझ सकते हैं, इसका अर्थ इस तरह से होगा, सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किसी भी कानून की संवैधानिक जांच कर सकता है। अर्थात किसी भी कानून की क्या करता है, सर्वोच्च न्यायालय संवैधानिक जांच कर सकता है। यदि यह संविधान के प्रावधानों के विपरीत हो तो उसे गैर संवैधानिक घोषित भी कर सकता है। जैसा कि हमने क्षेत्र अधिकार में देखा था बच्चों, जो अपीली क्षेत्र अधिकार है उसके तहत क्या होता है कि न्यायपालिका जो है वो किसी भी कानून पर जीरो से पूरे एंड तक कार्य करती है। ठीक है, वो उच्च न्यायालय के अधिकार को नहीं मानती है। उसी तरह ये न्यायिक पुनरावलोकन है, इसमें जो है बस कानून को ऐड कर दिया गया है। इसमें उसमें न्याय था और इसमें कानून है। इसमें कह दिया गया है कि किसी भी कानून को जो न्यायपालिका है वो उसकी संवैधानिक जांच कर सकती है। यदि लगता है न्यायपालिका को कि ये संविधान की विपरीत है तो उसे गैर संवैधानिक घोषित करके उसे खत्म कर सकती है। फिर है मूल अधिकारों के विपरीत होने पर सर्वोच्च न्यायालय किसी भी कानून को निरस्त कर सकता है। मूल अधिकार अर्थात संविधान में जनता के लिए जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो अधिकार एवं कुछ मूल अधिकार भी हैं लोगों के, उनको उनके खिलाफ होने पर क्या करती है न्यायपालिका, ऐसे कानूनों को निरस्त कर देती है। इन तथ्यों के कारण भारत में संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन शब्द का प्रयोग न होने पर यह सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। अर्थात हमारे संविधान में कहीं पर भी न्यायपालिका के संदर्भ में न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति है उसका वर्णन नहीं किया गया है। इसीलिए ये जो अधिकार है, कौन सा, न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार, ये सिर्फ किसके पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्यों, क्योंकि न्यायालय के संबंध में ये जो शब्द है न्यायिक पुनरावलोकन, ये संविधान में हमारे वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, अब कुछ यहाँ पे देखिए, ये तो हो गया न्यायिक पुनरावलोकन के बारे में, अर्थ के बारे में, ये क्या होता है और इसकी परिभाषा। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स है जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने हैं। देखिए कौन कौन से हैं। सबसे पहला है इसमें
कि जेल के अंदर पुलिस लोगों के द्वारा कैदियों की आंखें फोड़ना, पत्थर की खदानों में काम करने की अमानवीय दशा, ठीक है, बच्चों का यौन शोषण आदि। तो क्या होता है कि जो न्यायपालिका होती है वो इन सभी चीजों को देखती है कि मान लीजिए जो जेल के अंदर कैदी हैं उनके साथ कई अमानवीय व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। जो खदान है, जो खान का कार्य होता है, खनन का कार्य होता है, उसमें लोग जो हैं उनके साथ अमानवीय उनकी दशा तो नहीं, अर्थात उनके साथ अमानवीय व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है। साथ ही कहीं बच्चे जो हैं उनसे जबरदस्ती काम कराया जा रहा हो या फिर उनका यौन शोषण किया जा रहा हो, इन सभी के खिलाफ जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, अपने न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के अकॉर्डिंग इन सभी के जो कानून होते हैं उनको क्या करती है, दोबारा से उनकी परिभाषा करती है। अगर गलत है तो क्या करती है, ऐसे कानूनों को वो निरस्त कर देती है। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल के जरिए मैंने आपको बताया है। फिर है संघीय संबंधी, अर्थात केंद्र एवं राज्य संबंध के मामले में सर्वोच्च न्यायालय पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग करता है। अर्थात जो केंद्र है एवं राज्य है, इनके बीच मान लीजिए कोई विवाद है, ठीक है, तो इस विवाद को हल करने के लिए, इनकी शक्तियों की व्याख्या करने के लिए जो सर्वोच्च न्यायालय है वो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का उपयोग करता है। ये बात। अगला, न्यायपालिका जो है वो विधायिका के द्वारा पारित कानूनों की ओर संविधान की व्याख्या करती है। अर्थात जो न्यायपालिका है वो क्या करती है, विधायिका के द्वारा मान लीजिए कोई कानून जो है वो प्रस्तावित कर दिया गया है, तो ये कानून की भी व्याख्या करती है कि कानून किस तरह का है, और साथ ही साथ उस कानून की संविधान के संबंध में, संविधान के अकॉर्डिंग ये कानून सही है या नहीं है, ये भी कौन देखता है, न्यायपालिका। तो इसी तरह से जो न्यायपालिका है वो संविधान की प्रभावशाली ढंग से रक्षा कर पाती है। अगला पॉइंट, जनहित याचिका के द्वारा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा ने न्यायपालिका की शक्ति की बढ़ोतरी की है। अर्थात जो हमने देखा था जनहित याचिका, इसकी वजह से क्या था कि बहुत सारे लोग जो थे उनकी पहुंच न्यायपालिका तक पहुंची है, वो अपने वाद विवादों को, उनके अंतर्गत किसी अगर विवाद में फंसे हुए हैं तो वो जनहित याचिकाओं के तहत न्यायपालिका में अपनी अर्जी दायर कर सकते थे। तो नागरिकों के इसी अधिकार ने न्यायपालिका की जो शक्ति है उसमें बढ़ोतरी की है, ताकि जो न्यायपालिका है वो और प्रभावशाली ढंग से विभिन्न प्रकार के लोग जो है समाज में उनके लिए निर्णय ले सके। ठीक है बच्चों, तो न्यायपालिका का जो पुनरावलोकन का अधिकार है, आई होप आपको अच्छे तरीके से ये सारी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा बच्चों कि न्यायपालिका जो है उसका मौलिक अधिकारों की जो रक्षा है उसके संबंध में ये 3 अधिकार थे, अनुच्छेद 32, 226 और 13। फिर था न्यायिक पुनरावलोकन क्या है, इसके अर्थ के बारे में, एंड देन अब जो हमारा अगला पॉइंट है वो है न्यायपालिका और संसद। अर्थात अब न्यायपालिका और संसद के बीच जो वाद विवाद है हम उसकी चर्चा करेंगे, न्यायपालिका और संसद। ठीक है, अब हम वाद विवाद की बात करेंगे। अधिकार तो हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है, अब हम वाद विवाद की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय की स्थापना के लिए कार्यपालिका की संस्थाओं को निर्देश दिए। अर्थात यहाँ पे कुछ निर्देशों की बात की जा रही है, कुछ मामलों की बात की जा रही है, जैसे कि हवाला मामले, हवाला यानी कि घोटाला, इस तरह से नरसिम्हा राव मामले, पेट्रोल पंप के अवैध आवंटन जैसे अनेक मामलों में सीबीआई अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो को निर्देश दिया कि वह भ्रष्ट राजनेताओं और नौकरशाही के विरुद्ध कार्य करे। अर्थात देखिए क्या है, ये जो न्यायपालिका और संसद का जो आपका टॉपिक है, इसमें एक चीज आपको सबसे पहले ये आपको पता होनी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है उसने न्याय की स्थापना करने के लिए कई बार कार्यपालिका की संस्था को आदेश दिए, जिसके अंतर्गत बहुत सारी जो संस्थाएं वो आती है कार्यपालिका की। ठीक है, अब इसमें कुछ मामले थे जैसे कि हवाला मामला हो गया, नरसिम्हा राव मामला हो गया, पेट्रोल पंप के अवैध आवंटन, ऐसे जो मामले थे इसमें पुलिस जो कार्य कर रही थी वो एक मतलब कि न्यायपूर्ण तरीके से कार्य नहीं कर रही थी। तो इन सभी के मामले में जो कि ये एक तरह से कह लीजिए केंद्र से संबंधित है, एक तरह से कह लीजिए बहुत बड़े एक स्तर से संबंधित है, इसीलिए इन मामलों को किसके पास सौंपा गया, सीबीआई अर्थात केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास, और कहा गया कि आप भ्रष्ट नेताओं की एवं नौकरशाहों की पहचान करें, हम उसके विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करेंगे। ठीक है, तो ये न्यायपालिका और संसद के अधिकार के बारे में ये पहली चीज आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला है बच्चों यहाँ पे संसद जो है वो क्या करती है, कानून बनाने और संविधान करने में सर्वोच्च है। हमें पता है संसद कानून बनाने के लिए और संविधान का संशोधन करने के लिए सर्वोच्च है, और कार्यपालिका क्या है, उन्हें लागू करने तथा कार्यपालिका क्या करती है, उन कानूनों को लागू करते हैं, और जो न्यायपालिका वो क्या करती है, विवादों को सुलझाने के लिए एवं यह सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं है।
ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो शक्तियों का यहाँ पे बेसिकली ये विभाजन की एक परिभाषा दी गई, शक्तियों के विभाजन की परिभाषा दी गई। इससे ये स्पष्ट होता है कि कार्य विभाजन के बावजूद संसद और न्यायपालिका तथा कार्यपालिका और न्यायपालिका, यानी कि एक तरफ संसद और न्यायपालिका है, एक तरफ कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इनके बीच टकराव ही भारतीय राजनीति की विशेषता रही है। अर्थात शक्तियों का बंटवारा इस तरीके से किया गया है, किस तरीके से कि कानून बनाने का जो अधिकार है वो किसके पास है, संसद के पास। संविधान में संशोधन भी संसद करती है, कार्यपालिका उन्हें लागू करती है, न्यायपालिका विवादों को सुलझाती है और सुनिश्चित करती है कि कानून संविधान के अनुकूल है या नहीं है। तो इन सभी के अंतर्गत जब संसद और न्यायपालिका का वाद विवाद होता है, बहस होती है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का जब वाद विवाद होता है, बहस होती है, तो ये सभी जो है, ये टकराव भरा ये जो संघर्ष है, यही भारतीय राजनीति की विशेषता है, क्योंकि कोई भी एक संस्था संविधान को आघात नहीं पहुंचा पाएगी, जिसकी वजह से देश का संविधान सुरक्षित है एवं देश की जनता भी सुरक्षित है। तो ये बातें होगी किसके बारे में, संसद के बारे में, ठीक है। अब देखिए न्यायपालिका और संसद के बीच में जो वाद विवाद का मुद्दा रहा है उसके बारे में। वाद विवाद के बच्चों दो मुद्दे हैं, एक है संपत्ति का अधिकार, एक है केशवानंद भारती मामला। तो सबसे पहले संपत्ति के अधिकार की यहाँ पे हम चर्चा करते हैं। एक सेकेंड, न्यायपालिका और संसद का वाद विवाद, इसको मैं एक बार अंडरलाइन करता हूं, दैट हाँ, न्यायपालिका संसद वाद और विवाद। तो सबसे पहला है संपत्ति का अधिकार। तो देखिए संसद का क्या कहना है संपत्ति के अधिकार के ऊपर, ये समझिए। पहले तो संपत्ति रखने के अधिकार पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहती है संसद, जो वो ये कहती है कि भाई हम जो संपत्ति का अधिकार है इस पे कुछ प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, जिससे कि जो भूमि सुधार कानून है उसको लागू किया जा सके। ये संसद के अकॉर्डिंग एक परिभाषा है कि जो संपत्ति का अधिकार है हम उस पर कुछ प्रतिबंध लगाना चाहते हैं ताकि भूमि सुधार कानून को हम लागू कर सकें। लेकिन जो न्यायपालिका है वो ये कहती है कि संसद किसी भी प्रकार से मौलिक अधिकारों में संशोधन के द्वारा भी उन्हें सीमित नहीं कर सकती है। यानी कि संविधान में ये तो कहा ही गया है कि जो मौलिक अधिकार है उसमें कोई भी उन्हें खत्म नहीं कर सकता है, उन्हें संशोधन उनमें नहीं कर सकता है। लेकिन जो न्यायपालिका वो ये कहती है कि संसद मौलिक अधिकारों में एक तो संशोधन नहीं कर सकती है, साथ ही कोई भी छोटा मोटा कानून बनाकर उससे प्रभावित भी नहीं कर सकती है। ठीक है, ये न्यायपालिका की परिभाषा है किसको लेके, मौलिक अधिकारों को लेके। अब देखिए न्यायपालिका ने और संसद के बीच में कुछ कानून जो है इस संपत्ति के अधिकार से संबंधित वो उठे हैं। जो सवाल उठे हैं वो कौन कौन से, पहला सवाल है कि निजी संपत्ति के अधिकार जो है इसका दायरा क्या होगा, यानी कि कितना रख सकता है कौन सा व्यक्ति। दूसरा सवाल है मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या होगा। तीसरा है संसद के द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या होगा। और चौथा है क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। तो ये संसद और न्यायपालिका के संबंध में जो वाद विवाद है उससे संबंधित ये कुछ चार जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है कह लीजिए, जिनका आंसर जो है वो बहुत बड़ी वाद विवाद के बाद मिला है। और ये आंसर क्या है इसको आपको जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये जब आप बीए वगैरह करेंगे तब आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अभी के लिए आप बस इतना याद रखिए कि कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ सवाल है जो संसद और न्यायपालिका के बीच में संपत्ति के अधिकार को लेकर यहाँ पे लिखे जा सकते हैं और जो संविधान से संबंधित है उसके बारे में भी है। ये क्या है, ये जो है बच्चों वो वाद विवाद के कुछ टॉपिक है। ठीक है, जिसमें से पहला टॉपिक क्या था बच्चों, संपत्ति का अधिकार। दूसरा टॉपिक है मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति क्या है। तीसरा टॉपिक है संसद के द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है। और चौथा टॉपिक है कि क्या संसद जो है वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकते हैं जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। तो ये चार टॉपिक हो गए। ठीक है, पहला हो गया आपका संपत्ति का अधिकार, दूसरा हो गया मौलिक अधिकारों वाला, तीसरा ये हो गया और चौथा हो गया आपका ये वाला। ये चार टॉपिक हो गए जो कि वाद विवाद के कारण है। अब देखिए एक है केशवानंद भारती मामला, ये क्या है और इसके बारे में सर्वोच्च न्यायालय जो है इसका क्या निर्णय है इसको समझिए। केशवानंद भारती मामला 1973 सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय। तो संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी इस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकती है। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता है। अर्थात जो न्यायपालिका है वो ये कहती है कि संविधान का एक पर्टिकुलर एक मूल ढांचा है, इस मूल ढांचे को ना तो संसद
ना ही तो उसके साथ में जो अन्य कोई संस्था है वो इस मूल ढांचे में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती है, और ना ही जो संविधान जो संसद है वो संविधान में संशोधन करके भी इसे नहीं बदल सकती है। ठीक है, संविधान के मूल ढांचे में आप किसी भी तरीके से, चाहे वो संसद हो, कार्यपालिका हो, कोई भी हो, इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकते। फिर है संपत्ति के अधिकार के विषय में न्यायपालिका ने कहा कि यह मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, अर्थात संपत्ति का जो अधिकार है वो एक मूल ढांचे का हिस्सा यहाँ पर नहीं है, उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। न्यायपालिका ने क्या कहा है कि संपत्ति का अधिकार जो है वो मूल ढांचा नहीं है संविधान का, इसीलिए इस पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। ठीक है, अब ये केशवानंद भारती मामले से ही संबंधित है। ठीक है, आगे सीखा एक दो पॉइंट और है यहाँ पे। देखिए, न्यायपालिका ने यह निर्णय लिया, न्यायपालिका ने क्या निर्णय लिया कि ये जो संपत्ति का अधिकार है उसे अपने पास रखा। ठीक है, और उसको कहा कि ये जो मूल ढांचा है संविधान का उसका हिस्सा नहीं है, और ये जो है ये संविधान के निर्णय की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। इसे दोबारा समझिए, न्यायालय ने यह निर्णय लिया एवं ये जो संपत्ति का अधिकार था इस मुद्दे को अपने पास रखा, और ये कहा कि ये मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं है, यह निर्णय संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। और फिर उसके बाद 1979 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर एक अन्य अधिकार में सम्मिलित कर दिया गया था। ठीक है, हालांकि इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया, इसको जो है वो मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया, और बाकी अन्य अधिकार जो होते हैं हमारे, शायद मुझे अभी तक याद नहीं है, लेकिन अराउंड अनुच्छेद 300 से 350 के बीच में कोई अनुच्छेद है। ठीक है, उसमें इसको लगा दिया गया। ठीक है, हालांकि इसे पूरी तरीके से खत्म नहीं किया गया, बस इसे किसी दूसरे अनुच्छेद में इसे एक तरह से कह सकते हैं कि इसको स्थानांतरित कर दिया गया। तो केशवानंद भारती मामले में बेसिकली जो वो संपत्ति के अधिकार की यहाँ पे बात की गई है। तो एक बार बच्चों हम एक बार फिर आज से समराइज कर लेते हैं कि आज हमने जो वो क्या क्या पढ़ा है आपके इस वीडियो में। तो सबसे पहले बच्चों जो हमने देखा था न्यायपालिका के अधिकार, जिसमें मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायपालिका के कौन कौन से अनुच्छेद है, अनुच्छेद 32, 226 और 13, इसके बारे में हमने देखा। फिर न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार जो है वो ये क्या है, और न्यायपालिका कौन कौन से कानून बना सकते हैं ये हमने देखा। न्यायपालिका और संसद के बीच कुछ वाद विवाद के कारण है, वो कारण कौन कौन से हैं ये हमने देखे, जिसमें है संपत्ति का अधिकार है, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो क्वेश्चंस है, जो टॉपिक्स है वो आपको इस पॉइंट्स पे दिख रहे हैं। देन जो लास्ट था केशवानंद भारती मामला, ये हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बारे में, जो कि संपत्ति के अधिकार के बारे में था। तो इस तरह से बच्चों आज का हमारा वीडियो यहाँ पे खत्म होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ, और कमेंट करके बताइएगा बच्चों आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के साथ भी ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।